तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों के कुछ सवालों के आज जवाब दे देता हूं। कई लोगों का कहना है, कई लोग कमेंट करते हैं कि अगर आप कोई कहानी सुनाते हैं तो उससे संबंधित कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस आप दिखा दीजिए। कायदे से मेरे पास तस्वीरें, वीडियोस होती भी हैं, लेकिन चूँकि मैं ऐसे मामलों को कवर करता हूँ, ऐसे टॉपिक को कवर करता हूँ, जो टॉपिक, जो मामले, जो घटनाएं अभी हाल में ही घटी हैं, अभी उसमें कोर्ट अपना फैसला लेगा। और हमारे देश का कानून कहता है कि जब तक कोर्ट से किसी भी इंसान को दोषी ना माना जाए, हालांकि उसने हजारों लोगों के सामने वो दोष किया हो, अपराध किया हो, लेकिन जब तक कानूनी प्रक्रिया में कोर्ट उसे दोषी ना मान ले, उसे सज़ा ना मिल जाए, वो आदमी मुजरिम नहीं, मुलजिम होता है। और एक मुलजिम का अधिकार होता है कि अपनी प्राइवेसी को बचाए, अपनी तस्वीर को वायरल ना होने दे, किसी को अपनी शक्ल ना दिखाए। यही कारण है कि अगर आप देखते हैं कि कोई पुलिस किसी अपराधी को पकड़ी होती है तो उसका मुंह किसी कपड़े से ढका होता है। ऐसा कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन उस आदमी का मौलिक अधिकार है, उसको एक ह्यूमन राइट्स मिला हुआ है कि अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए, अगर आप दोषी नहीं होते हैं, तब तक आप अपने चेहरे को, सारी चीज़ों को, अपनी प्राइवेसी को बचा सकते हैं। और यही कारण है कि मैं उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखता हूँ, उसको जो संविधान में अधिकार मिला है उसका ख्याल रखता हूँ, इसलिए मैं फ़ोटोज़, वीडियोज़ उसके नहीं दिखाता। तो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए, और जो चीज़ संवैधानिक नहीं है उसे नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल ये तो रही एक बात, अब चलते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की जो कहानी है, आज की जिस सच्ची घटना की बात मैं करने वाला हूँ, ये घटना इसी साल 2023 में जनवरी महीने के आखिरी हफ्ते में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक इलाका लगता है आदर्श नगर। ये घटना इसी आदर्श नगर की है। दरअसल एक परिवार, जिसमें परिवार का मुखिया मिलाल, लगभग 46 साल उम्र, उसकी एक पत्नी, 3 बेटियां और एक बेटी, उत्तर प्रदेश के ही संभल इलाके से इस आदर्श नगर में आते हैं कि कुछ रोजी रोटी कमाएंगे। यहाँ पे क्राउड ज़्यादा है तो लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। रिक्शा वगैरह चला लेंगे, रिक्शा चला के अपना पेट पालेंगे, सारी चीज़ें ठीक ठाक हो सकता है, ईश्वर की कृपा से गाड़ी पटरी पे आ जाए। इसी उम्मीद में जो मिलाल था, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ अपने गांव संभल को, अपनी जगह को छोड़ के इस गाजियाबाद के खोड़ा के आदर्श नगर इलाके में आ जाता है। आने के बाद एक किराया उठाता है, किराए पे कमरा लेता है। लेने के बाद एक रिक्शा खरीदता है। दिन भर घूम घाम के कहीं न कहीं रिक्शा चलाता, 100, 200, 500 कमाता। उसी पैसे से घर का किराया देता, घर का खर्च चलाता। बच्चे भी बड़े हो रहे थे, उनका भी पढ़ाई लिखाई, स्कूल, सारी चीज़ें, उनका खर्च उठाता। पैसे भले ही कम थे, लेकिन उन पैसों से अपने बच्चों को, अपनी बीवी को खुश रखने की हर संभव कोशिश करता है। सारी चीज़ें कई सालों से बड़ी ठीक ठाक चल भी रही थी। घर में ना कोई लड़ाई था, ना कोई झगड़ा था, ना कोई कलेश था। लेकिन इसी 19 तारीख को, यानी 19 जनवरी को, घर में एक छोटी सी घटना घटती है। दरअसल इस घर की एक बेटी, जिसकी उम्र महज 9-10 साल थी, वो बेटी खेल रही थी। खेलते खेलते अचानक से चाय गिरती है, और चाय एकदम गर्म थी, इसीलिए उस गर्म चाय से उस मासूम सी बच्ची का जो पूरा जिस्म था, पूरा बदन था, कहीं ना कहीं जल के झुलस जाता है। लड़की दर्द से कराहने लगती है। अब उस लड़की की कराह जब उसका बाप सुनता है, यानी मिलाल सुनता है, फौरन भाग के घर के अंदर आता है। उसकी माँ को आवाज़ देता, कहता है कि जल्द से जल्द इसके कपड़े चेंज कराओ, क्योंकि अगर कपड़ा रहेगा तो इसे और जलन होगी। लड़की थी कि दर्द से रोए जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी। माँ का भी कलेजा फट रहा था, बाप का भी कलेजा फट रहा था। उसके बाद फ़ौरन आनन फानन में पास के अस्पताल उसे ले जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद वहाँ मरहम पट्टी करवाते हैं। लेकिन जब मरहम पट्टी की नौबत आती है तो जो चेक कर रहा था, जो डॉक्टर था, वो देखता है कि जो घाव हैं थोड़े से गहरे हैं, जख्म ज़्यादा है। इसीलिए वो कहता है कि इसे किसी ठीक ठाक जगह पे दिखा दो, चूँकि लड़की है, अगर दाग वगैरह शरीर पे रह जाएंगे तो आने वाले टाइम में शादी विवाह, इन सारी चीज़ों में बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए मेरी सलाह है, थोड़े से पैसे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन कहीं आप ठीक ठाक जगह दिखा दो। अब बाप अपनी इस बेटी के बारे में तुरंत इस बात को समझ जाता है। एक अस्पताल में ले जाता है, जाने के बाद वहाँ एडमिट कर देता है। एडमिट करता है, उसके बाद अपनी पत्नी से कहता है तुम घर चली जाओ। कुछ देर तक रहता है, उसके बाद फिर अपनी पत्नी को कहता है कि अब तुम हॉस्पिटल आ जाओ, चूँकि मुझे रिक्शा चलाने जाना है। अब पत्नी हॉस्पिटल जाती है, खुद रिक्शा चलाने जाता है। लेकिन जब वो रिक्शा चलाने जाता है तो उसके दिमाग में ख्याल आता है
कि मेरी एक बेटी हॉस्पिटल में है, मेरी पत्नी भी वहीं है, मैं रिक्शे चला रहा हूँ, लेकिन मेरी जो बाकी की 2 बेटियाँ और एक बेटा है उसका क्या होगा। कम से कम घर में कोई एक गार्जियन या फिर कोई एक बड़ा हो जो ख्याल रख सके, जो ऐसा कुछ रहे गार्जियन के रूप में, ताकि ये बच्चे कोई गलती ना करे। एक हादसा हो चुका, किसी और के साथ कोई हादसा ना हो। ये सारी चीज़ें पूरा दिन सोचता है कि कम से कम कोई एक ऐसा सदस्य हो जो आके रहे। सोचने के बाद शाम को जाता है हॉस्पिटल, अपनी पत्नी से मिलता है। मिलने के बाद कहता है एक काम करो, जो हमारा भांजा अच्छे है उसको बुला लो, चूँकि 1 आध साल तक वो यहाँ रहा भी है। घर वाले सारे बच्चे उसे पहचानते हैं, दोनों में काफ़ी प्यार है, बच्चे उसे बहुत मानते हैं, वो बच्चों को प्यार करता है, बच्चों का ख्याल रख लेगा वो। अब ये बात जैसे ही वो बोलता है, उसकी पत्नी फ़ौरन तैयार हो जाती है। तैयार होती है, तैयार होने के बाद अक्षय को बुलाया जाता है। अक्षय आके हॉस्पिटल रहने लगता है। पत्नी कभी हॉस्पिटल रहती तो ये अक्षय घर पे रहता, अक्षय घर पे रहता तो पत्नी हॉस्पिटल में रहती। अब ये जो मिलाल था इत्मीनान से अपना रिक्शा चला रहा था, सारी चीज़ें काफ़ी ठीक ठाक तरीके से चल रही थी। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से जो अक्षय था वो कहीं गायब हो जाता है। अब अक्षय गायब होता है, जो उसकी मिलाल की पत्नी थी वो थोड़ा परेशान होती, घबराती है कि एक लड़का अभी 20-22 साल उम्र, मेरी ही जिम्मेदारी पे यहाँ आया था, ऐसे गायब हो गया, पता नहीं कौन सा कलंक लगेगा। काफ़ी देर तक वो पूछताछ करती है, आसपास के लोगों से फ़ोन वगैरह ट्राई करती है, लेकिन जब अक्षय का कहीं कुछ फ़ोन, कहीं कुछ पता नहीं चलता, तो जो मिलाल की पत्नी थी यानी अक्षय की जो मामी थी, धीरे धीरे घबराना शुरू करती है। घबराती है, घबराने के बाद फ़ौरन खोड़ा के उस थाने में जाती है। जाने के बाद कहती है कि साहब, एक लड़का जो दूसरी जगह से मेरे घर के आके रह रहा था, अचानक से वो गायब हो गया। आप फ़ौरन उसे खोज दीजिए, नहीं तो बड़ी बदनामी होगी। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, कलंक लग जाएगा, इसलिए आप जल्द से जल्द खोज दीजिए। इतना कहती है, कहने के बाद रोने लगती है। कहीं ना कहीं अपने भांजे से उसे प्यार भी था, कहीं ना कहीं बदनामी का भी डर था कि एक लड़का हमने बुलाया वो अचानक से गायब हो गया। पुलिस वाले भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे शहर से, राजस्थान से एक लड़का आया था, आने के बाद अचानक से गायब हो गया, तो कहीं ना कहीं ये मामला गंभीर लग रहा था। बहरहाल मामले को गंभीरता से लेते हैं, छानबीन शुरू करते हैं। सबसे पहले पता करते हैं कि अक्षय का यहाँ पे दोस्त कौन कौन था, उसके सगे संबंधी कौन कौन थे, किससे संबंध था। सारी चीज़ें चेक करते हैं, सबसे पूछताछ करते हैं। फिर दुश्मनी का एंगल खंगालते हैं और पूछते हैं कि क्या आप लोगों की किसी से दुश्मनी रही हो, अगर आपसे बदला ना ले सका हो तो हो सकता है अच्छे पे ही गुस्सा उतार लिया हो। अब ये बात जब पूछते हैं तो मिलाल कहता है कि साहब हम तो गरीब लोग हैं, हम मजलूम लोग हैं, वैसे हमारे पास पैसे नहीं, रिक्शा चला के जैसे जैसे जीवन गुजार रहे हैं, वैसे ही हमारी बिटिया जल चुकी है, हॉस्पिटल में है, तो हम कैसे किसी से दुश्मनी पाल सकते हैं। हमारी ना इतनी हैसियत है, ना ही इतना हमारा रसूख है, ना ही इतनी हिम्मत है। इतनी बात पूछते हैं, बाकी सारे लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं, पुलिस भी अपनी ड्यूटी पे लगी रहती है। जो मिलाल की पत्नी थी यानी अक्षय की जो मामी थी, आए दिन थाने जाती, घंटे भर भर पे जाती और पूछती कि साहब कुछ हुआ, कुछ पता चला। आप वहाँ पूछताछ करने गए थे, वहाँ से कुछ मिला, उसके दोस्तों ने कुछ बताया। बार बार जो मामी थी हॉस्पिटल जा रही थी, हॉस्पिटल से फिर वहाँ पुलिस स्टेशन जा रही थी, लेकिन पुलिस वालों को एक बात बहुत खटकती है। दरअसल पुलिस वाले नोटिस करते हैं कि जो मामी है वो तो बार बार आ रही है, लेकिन जो मामा है वो एक को बार नहीं आ रहा। कायदे से जो ब्लड रिलेशन था वो तो मामा से था, तो कायदे से मामा को आना चाहिए, लेकिन मामा नहीं आ रहा, मामी आ रही है। बहरहाल इस पर एक तर्क पुलिस वालों को और लगता है कि हो सकता है जो मामा है रिक्शा वगैरह चलाता है, अपना जीवन यापन कर रहा है, तो रोजी रोटी के लिए वो निकला हो, और बाकी पत्नी तो आ ही रही है। बहरहाल पुलिस वाले पूछताछ करते रहते हैं, छानबीन करते रहते हैं, उस लड़के को खोजते रहते हैं। लेकिन इसी बीच जैसे 2-3 दिन बीतते हैं, उस घर से यानी आदर्श नगर में जहाँ मिलाल का घर था, उसी घर से महज 1-2 किलोमीटर दूर अलग अलग बोरियों में किसी इंसान के 20 टुकड़े मिलते हैं। अब जब टुकड़े मिलते हैं तो टुकड़े मिलने के बाद एक तरह से आसपास के पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है कि कौन है। आमतौर पर अगर कोई लाश मिले तो भी मामला समझ में आए, लेकिन किसी इंसान के 20 टुकड़े, और देखने में भी इंसान कोई नया नौजवान लड़का लग रहा था। ये हड़कंप मचती है, फ़ौरन पुलिस को फ़ोन जाता है, पुलिस आती है, लाश को कब्जे में लेती है। लाश को देखने के बाद पुलिस वालों की भी हवा ख़राब कि कम से कम अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में ऐसा कांड हुआ कि टुकड़ों में लाश मिल रही है, अभी फिर एक कांड हुआ था,
और अब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी अब तक लड़कियों के टुकड़े हो रहे थे, अब लड़कों के भी टुकड़े हो रहे हैं। जल्द से जल्द इस लाश का पता करना है, उसके बाद कातिल को पकड़ना है, नहीं तो जैसे जैसे ये मामला बढ़ेगा इस मामले की हवा लोगों तक लगेगी, बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, पूरे महकमे की जो इज्जत है वो नीलाम होने लगेगी। इसीलिए पुलिस वाले फ़ौरन इस मामले की छानबीन में जुटते हैं और सबसे पहले पता करने की कोशिश करते हैं कि जिस लड़के की लाश मिली है आखिर ये लड़का कौन है। आसपास के सारे इलाकों में पूछताछ करते हैं कि क्या किसी के घर का कोई गायब हुआ है। तो हर कोई कहता है कि साहब हमारे घर का कोई नहीं गायब हुआ, सारे लोग सुरक्षित हैं, अपने अपने घर पे हैं। पुलिस वाले जब आसपास के इलाकों में पूछताछ करके थक जाते हैं तो जाते हैं अपने रिकॉर्ड को खंगालने कि क्या कोई मिसिंग कंप्लेन तो नहीं दर्ज है। तो जब मिसिंग कंप्लेन चेक करते हैं तो इसी अक्षय की मिसिंग कंप्लेन मिलती है जिस पे कुछ दिन पहले काम कर रहे थे। तो पुलिस वालों को लगता है कि हो सकता है ये जो बॉडी मिली है ये अक्षय की ही हो। क्यों ना एक बार अक्षय के परिवार वालों को, कायदे से उसके मामा मामी को बुला लें। अगर वो शिनाख्त कर देते तो शायद मिल जाता है तो मिल जाता है, नहीं तो इस मामले में दूसरे तरीके से काम करेंगे और अच्छे वाले मामले में दूसरे तरीके से। बहरहाल इसी उम्मीद के साथ अक्षय के घर पे फ़ोन जाता है उसके मामा मामी के पास, और अक्षय की जो मामी है वो थाने आती है बॉडी की शिनाख्त करने आती है। जैसे ही लाश देखती है, देखने के बाद फ़ौरन फपक फपक के रोने लगती है। रोते रोते कहती है कि साहब यही हमारा भांजा है। अब ये बात जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं तो एक तरह से उनका जो दिमाग था वो ख़राब हो जाता है कि कम से कम आज तो बॉडी देखने की बारी थी, कम से कम आज तो मामा को आना चाहिए था। पुलिस वाले अब सीधा सीधा अक्षय के मामा को यानी उस मिलाल को अपने कब्ज़े में लेते हैं, उसे उठाते हैं। उठाने के बाद अपने तरीके से अपने पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करते हैं। काफ़ी देर तक मिलाल इधर उधर की बातें करता है, कहता है कि साहब मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मुझे पता भी नहीं था कि मेरे भांजे का कत्ल हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मिलाल जवाब दे रहा था उस जवाब में न कहीं दुख था, ना ही अपने भांजे के मरने का कोई अफसोस था। और ये जो चीज़ है जो वहाँ के पुलिस वाले थे इस चीज़ को भांप जाते हैं। भांपने के बाद फ़ौरन अपने लहजे को चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद सख्ती से और पूछताछ करते हैं। तो पूछताछ करने के बाद काफ़ी देर तक तो मिलाल घुमाता है, लेकिन जब उसे लगता है कि अब वो नहीं बचेगा, उसे सच बोल देना चाहिए, तो अंत में मिलाल अपना मुंह खोलता है और कहता है कि हाँ साहब, इस कत्ल को मैंने ही किया है। अब ये बात जब मिलाल बोलता है तो बोलने के बाद जिस हिसाब से कत्ल हुआ था और जिस हिसाब से बॉडी को ठिकाने लगाया गया था, पुलिस को भी लग रहा था कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम का एक हिस्सा हो सकता है, उसी की श्रेणी में आएगा। पुलिस वाले अब मिलाल से पूछते हैं कि कैसे कत्ल किया और क्यों कत्ल किया। जब ये बात पूछते हैं तो मिलाल कहता है कि सबसे पहले जब मेरी बेटी जली थी तो बेटी के जलने के बाद मैंने अपनी पत्नी से कहा कि एक काम करो, अक्षय को बुला लो, क्योंकि अक्षय रहेगा तो बच्चे उसे घुले मिले हैं। घुले मिलने के वजह से बच्चे उसकी बात मानेंगे, वो बच्चों की बात मानेगा, एक दूसरे का सब ख्याल रख सकते हैं। तुम बच्ची के साथ हॉस्पिटल रह सकती हो, बाकी अक्षय यहाँ रहेगा, मैं आराम से रिक्शा चला सकता हूँ। मैंने प्लान करके अक्षय को बुलाया। बुलाने के बाद जब मेरी पत्नी हॉस्पिटल गई, उसके बाद मैं मार्केट गया, एक फरसा खरीद के लेके आया। फरसा खरीद के लाने के बाद आराम से पत्नी के जाने का इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद फिर बाकायदा बच्चों के सोने का इंतज़ार किया, अक्षय के सोने का इंतज़ार किया। जब रात के 11-12 बजे बच्चे सो गए थे तब मैं फरसा लेके अक्षय के कमरे में गया। अक्षय आराम से सो रहा था। मैंने फरसा उठाया, अक्षय की गर्दन काट दी। अब पुलिस वाले सुन रहे थे, उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था कि एक मामा है अपने भांजे का इस तरह से कत्ल किया, इस तरह से मार दिया, इस तरह से टुकड़े किए, तो कारण क्या रहा होगा मारने का। तो जब इस कारण के बारे में मिलाल से पूछा जाता है तो काफ़ी देर तक तो मिलाल कोई बात नहीं बोलता, लेकिन अंत में उसे लगता है कि बोलना ही पड़ेगा, मुंह खोलना ही पड़ेगा। तो फिर इस वजह से उसने कहानी बताई, और इस कहानी के हिसाब से जो अक्षय था कुछ साल पहले तक इसी गाज़ियाबाद के खोड़ा इलाके में रहता था। अक्षय भी अपना कुछ काम वगैरह करने आया था। इसी बीच उसे याद आती है कि यहीं पे तो उसके मामा रहते हैं, क्यों ना मामा के यहाँ चला जाए। मामा के यहाँ जाता है। जाने के बाद देखता है कि मामा की जो उम्र है वो लगभग 46 साल है। मामी की जो उम्र है वो अभी महज 28-28 साल है। अक्षय भी 20-22 साल का हो चुका था। यानी जितना गैप
अक्षय और उसकी मामी के बीच था उसकी उम्र में, उसका दुगना मामी और मामा के बीच में था। इस चीज़ को अक्षय भी भांप जाता है और इस चीज़ को अक्षय की मामी भी भांप जाती है। अब आए दिन अक्षय का घर पे आना होता था। जो मिलाल था वो तो रिक्शा चलाने जाता था, बच्चे अभी छोटे थे। धीरे धीरे इन दोनों में आकर्षण हुआ। आकर्षण कायदे से कहें तो महज शारीरिक आकर्षण था। शारीरिक आकर्षण हुआ, दोनों में एक दूसरे से बातचीत इस मुद्दे पे भी हुई कि उन्हें एक दूसरे के साथ हम लोग इस तरह से भी संबंध रखें। ये बात होती है, बात होने के बाद चूंकि ना कोई रोकने वाला था ना कोई टोकने वाला था, इसी वजह से मिलाल की पत्नी और उसके भांजे में अनैतिक संबंध होने लगते हैं। कई बार जो मिलाल था वो घर पे आता तो देखता कि उसकी वाइफ और उसका भांजा अचानक से चौंक उठे, मानो किसी काम से जल्द से जल्द भाग रहे हों। कई बार ऐसा हुआ कि जो मिलाल था वो आपत्तिजनक हालत में अपनी पत्नी को उसके भांजे को देख चुका था। ये चीज़ें देखता है मिलाल, गुस्सा होता है, कहता है अपनी पत्नी से कि ये सारी चीज़ें तुम क्या कर रही हो, मैं जा रहा हूँ, पुलिस कंप्लेन करूँगा, बाकी सारी चीज़ें करूँगा, घर पे बताऊँगा। ये बात जब बोलती तो उसकी पत्नी कहती कि आज आखिरी था, अगर तुम सबको बताओगे तो बदनामी होगी। मिलाल भी पैसे भले ही नहीं थे लेकिन इज्जतदार था, इस बात को समझ जाता है और कहता है कि ठीक है लेकिन आगे से नहीं होना चाहिए। लेकिन जितनी बार वो ये बोल रहा था कि आगे से नहीं होना चाहिए, जितनी बार वो माफ़ कर रहा था, उतनी ही बार मिलाल की पत्नी और उसके भांजे अलग अलग मौके पर संबंध बना रहे थे। और जिस दिन ये जला था, जिस दिन मिलाल की पत्नी जली थी, कायदे से जो इनपुट मिला है उस इनपुट के हिसाब से उसके एक दिन पहले तक जो अक्षय था वो अपने मामा के यहाँ ही था। जब ये जलती है तो जलने के बाद देखता है उसका पिता मिलाल कि उसकी पत्नी और अक्षय फिर आपत्तिजनक हालत में है। एक तरफ बिटिया जली थी, एक तरफ ये चीज़ें उसके ध्यान में आती हैं। इसीलिए वो प्लान बना लेता है कि अब ये जो अक्षय है इसका काम तमाम करना पड़ेगा। इसीलिए प्लान के तहत बिटिया को ले जाके हॉस्पिटल भर्ती करता है, मार्केट जाता है, फरसा लाता है, लाने के बाद फरसा रखता है, अपनी पत्नी से कहता है कि अक्षय को हॉस्पिटल बुला लो ताकि तुम कभी हॉस्पिटल रहो तो वो घर रहे, वो घर रहे तो तुम हॉस्पिटल रहो। प्लान सारा बन चुका था, सही समय का इंतजार था। और 23 जनवरी साल 2023 को जब उसकी पत्नी हॉस्पिटल जाती है, रात को सारे लोग सो जाते हैं, ये फरसा लेके घर में जाता है, एक ही वार में अक्षय के सर को धड़ से अलग कर देता है। अक्षय न चीख पाता है, न चिल्ला पाता है, इसकी भनक बच्चों को भी नहीं लगती। अब कत्ल कर चुका था, बॉडी को छिपाना था। अब अक्षय भी 20-22 साल का लड़का था, अच्छी खासी हाइट, अच्छी खासी पर्सनालिटी, इसीलिए ऐसे ये बॉडी को ठिकाने भी नहीं लगाया जा सकता था। इसीलिए सबसे पहले जो मिलाल था अलग अलग भाग में उसकी लाश को काटता है। पुलिस वालों ने जब पूछा कि तुमने कितने टुकड़े किए होंगे, तो इस पर मिलाल कहता है कि साहब एग्जैक्टली तो नहीं याद है, लेकिन जहाँ तक जब मैं बोरियों में भर रहा था लाशों को, उस हिसाब से लगभग 20-22 टुकड़े रहे होंगे। टुकड़े करता है, टुकड़े करने के बाद जूट की बोरी लेता है, प्लास्टिक की बोरी लेता है, उन बोरियों में उन टुकड़ों को रखता है। अब चूँकि इसका खुद का रिक्शा था और रिक्शे वाले को ना कोई पुलिस वाला रोकता है, उन्हें लगता है कि शायद सवारी वगैरह के सिलसिले में कहीं जा रहे हों, तो इसी रिक्शे में उस लाश को लादता है। लादने के बाद अपने घर से 1-2 किलोमीटर दूर जाता है और एक झाड़ी में अलग अलग जगह पे इन बोरियों को फेंक देता है और बाकी की ज़िंदगी सामान्य तरीके से जीने लगता है। अब इसे तो उसके गायब होने का कोई दुख नहीं था चूँकि इसने खुद गायब किया था, लेकिन इसकी जो पत्नी थी वो इसके भांजे से प्यार करती थी, इसीलिए इतना परेशान थी और बार बार थाने जाके पूछताछ कर रही थी। अब कायदे से कहें तो एक पक्ष जो बन रहा है, इस पक्ष के हिसाब से इस मिलाल की पत्नी ने भी अक्षय के कत्ल के लिए मिलाल को उकसाया था, बार बार बेइज्जत किया था, बार बार जलील किया था। तो हो सकता है इस मामले में अक्षय के इल्ज़ाम में मिलाल को थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर मिले, लेकिन जिस हिसाब से उसने लाश को काटा ये भी थोड़ा सा विभत्स है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अभी ये मामला कोर्ट के अधीन है, अभी कोर्ट में फैसला होगा, तो जैसा कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। तो बहरहाल ये थी पूरी कहानी। अब इस कहानी को ख़त्म करूँ उससे पहले आपको बता दिया मैंने कि किसी भी मुलजिम के, कायदे से मुलजिम भी कहना गलत होगा, मुजलिम की फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को नहीं दिखाया जा सकता, गैर संवैधानिक है। और मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं मीडिया से नहीं हूं, मेरा धर्म पत्रकारिता नहीं है, मैं महज टीआरपी के लिए किसी को भी कुछ नहीं बना सकता। तो इसीलिए मैं किसी की फ़ोटो, किसी की वीडियो को जब तक कोर्ट ना माने मैं सार्वजनिक नहीं करता, क्योंकि ये गलत है। हो सकता है किसी मामले में
कल को मैं दोषी हो जाऊं, मेरे वीडियोस को, मेरे फोटोज़ को पूरी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे सब लोग दिखाने लगे, आने वाले 10 सालों में मैं निर्दोष सिद्ध हो जाऊं, लेकिन तब तक मेरी जो बदनामी होगी वो फिर लौट के नहीं आएगी। और यही चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। लेकिन अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।